कि भैया रेड बिन को पीछे रख देंगे, पीछे छुपा करके, ठीक है, आगे नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे बस की नहीं है रिजेक्शन कंट्रोल करना। हम इतने बड़े बड़े वहां पे महारथी लिखे हैं, प्रोडक्शन वाले, क्वालिटी वाले, लेकिन उनसे रिजेक्शन कंट्रोल नहीं हो रही, इसलिए उसको उठा के पीछे रख रहे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया अकेडमी पर। दोस्तों, यदि आपके प्लांट के अंदर रिजेक्शंस हो रहे हैं और आप उनको सही ढंग से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और वो दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बना है। इस वीडियो के अंदर हम एक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, रेड बिन एनालिसिस, जिसके अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि प्लांट के अंदर जो रिजेक्शन है उसको किस तरीके से कंट्रोल करें। तो चलिए फिर ज्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, यदि आपके प्लांट के अंदर भी कुछ समस्याएं हैं, जिसमें से सबसे बड़ी समस्या है रिजेक्शन, ठीक है दोस्तों, रिजेक्शन एक ऐसी प्रॉब्लम है, अगर इसका हम समाधान ना करें तो वो हमारा पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है वो खा जाती है, ठीक है। जब मालिक लोगों को प्रॉफिट समझ में आता है, ठीक है, और अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो एम्प्लॉय की भी सैलरी बढ़ेगी, इंक्रीमेंट होगा और भी बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। लेकिन अगर मालिक को प्रॉफिट ही नहीं होगा, यानी कंपनी को अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा, तो आपकी वो सैलरी कहाँ से बढ़ाए, इंक्रीमेंट कहाँ से दे, तो ये सारी समस्याएं आती है। तो प्रॉफिट ना होने का सबसे बड़ा कारणों में से एक कारण है प्लांट के अंदर रिजेक्शन पर कंट्रोल ना होना, ठीक है दोस्तों। यदि हमारा जो पार्ट है, ठीक है, अगर उसके अंदर 5 ऑपरेशन हो रहे हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक, और वो पार्ट 3 ऑपरेशन होने के बाद रिजेक्ट हो गया, तो मान लो 1 रुपये इसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट थी, 2 रुपये इसकी थी, 50 पैसे इसकी थी, तो प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी लग गई उस पर? 3.5 रुपये। प्रोसेसिंग कॉस्ट के अंदर क्या आ गया? उसकी मशीनिंग की कॉस्ट आ गई, मैन पावर की कॉस्ट आ गई, उस पर जो टूलिंग वगैरह लग रही है वो सारी चीज़ों की कॉस्ट आ गई। तो ये 3.5 रुपये इस पर कॉस्ट चली गई, और तीसरी स्टेज के बाद जो है मेरा पार्ट हो गया रिजेक्ट, ठीक है। तो पार्ट रिजेक्ट होने से क्या हुआ कि एक तो ये 3.5 रुपये मेरे खराब हुए, प्लस मान लो उसमें मेरा 5 रुपये का जो है रॉ मटेरियल लगा था, तो टोटल कितना नुकसान हो गया मेरा? 8.5 रुपये का, ठीक है। ये 8.5 रुपये का नुकसान हो गया, किससे? एक पीस की वजह से, ठीक है। अब मैं मानता हूं कि भाई मैं इस पीस को 15 रुपये का बेचता, टोटल 4 और 5 ऑपरेशन होने के बाद मैं इसको 15 रुपये का बेचता, और उस पर मुझे मान लो जी 2 रुपये का प्रॉफिट होता, ठीक है। तो जब मेरे 8.5 रुपये का यहां पर नुकसान हो गया सिर्फ एक पीस की वजह से, तो ये मेरे कितने पीस के प्रॉफिट को खा गया? ये मेरे 4 पीस के प्रॉफिट को खा गया, ठीक है। अब मैं जो 4 प्रोडक्ट जो बनाऊंगा, 4 मैं FG जो तैयार करूंगा, वो उसके अंदर जो मुझे कंपनी को फायदा होने वाला था, जो प्रॉफिट मिलने वाला था, वो सारा का सारा चला गया किसमें? रिजेक्शन में, सिर्फ एक पीस की वजह से। तो इसलिए जो है रिजेक्शन पर कंट्रोल करना किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब होता क्या है, रिजेक्शन पे तो कंट्रोल होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि अगर मेरा पार्ट 15 रुपए का बन रहा है, ठीक है, तो उसे 25 का बेचेंगे, वो हो सकता है 50 का भी बेचना शुरू कर दे। हम बोलते हैं ना, हम चाइना से compete नहीं कर पा रहे, या चाइना को पछाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हवाई बातें, ठीक है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है जब तक हम अपने लो मार्जिन्स के ऊपर या अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करके सही ढंग से सही रेट पे काम नहीं करेंगे, तो वो बहुत मुश्किल चीज़ें हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई रिजेक्शन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो कंपनी तो नुकसान में चलेगी नहीं, कुछ ना कुछ तो फायदा होना चाहिए। तो हमने जो पीस रिजेक्ट हो रहे हैं उनकी कॉस्ट को टोटल जोड़ा, एक अप्रोक्स, कि भाई मेरे महीने के 1000 पीस खराब हो जाते हैं, और उसको हमने अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट में रिजेक्शन कॉस्ट 2.5%, 3%, 5% ऐड करके प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस बना दिया, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि हम मार्केट में सही ढंग से compete भी नहीं कर पाते, और अगर हम लो मार्जिन में काम करेंगे तो कंपनी वैसे ही बंद होनी है। तो इसलिए रिजेक्शंस पे कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी के अंदर जो टूल है रेड बिन एनालिसिस, वह काम आता है। वो हम अभी पूरा का पूरा स्टार्ट टू एंड डिटेल में समझेंगे।
तो दोस्तों अगर मैं एज ए कॉन्सेप्ट बात करूं, रेड बिन एनालिसिस, जिसको हम आरबीए भी बोलते हैं, ठीक है, आरबीए, रेड बिन एनालिसिस, ठीक है। तो रेड बिन एनालिसिस का मतलब है कि एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच या मेथड जिसमें एज ए ग्रुप जब हम काम करें और जो रिजेक्शन है उसको हम एनालाइज करके, उसको हम डेली बेस पे रिकॉर्ड करके कि हमारे प्लांट के अंदर कौन कौन से रिजेक्शंस निकल रहे हैं, किस किस प्रकार के डिफेक्ट्स निकल रहे हैं, किस किस स्टेज पे निकल रहे हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक क्रॉस फंक्शनल मीटिंग की जाती है। क्रॉस फंक्शनल मीटिंग का क्या मतलब है, या क्रॉस फंक्शनल टीम का क्या मतलब है, कि उसके अंदर जो है कुछ लोग प्रोडक्शन से होंगे, कुछ क्वालिटी से होंगे, कुछ टूल रूम से होंगे। मतलब जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट हैं जिसकी वजह से जो है रिजेक्शन या डिफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, वो सारे के सारे उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए इसको क्रॉस फंक्शनल टीम कहा गया। तो इसके अंदर होगा क्या कि हम सारे के सारे रिजेक्शंस को कलेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो रेड एनालिसिस क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, ठीक है, जो किस पे इंपैक्ट करता है या किस पे फोकस करता है, रिजेक्शन कंट्रोल, डिफेक्ट कंट्रोल के ऊपर काम करता है। डिफेक्ट क्या है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको कस्टमर लेने से मना कर दे, वो क्या कहलाएगा, डिफेक्ट कहलाएगा, ठीक है। अब इसका जो पूरा प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस फ्लो कैसे चलेगा वो हम समझते हैं, ठीक है। जिसके अंदर सबसे पहला जो स्टेप है वो है हमारा क्या, कलेक्ट करना। जो हमारे डिफेक्टेड आइटम्स है उनको रेड बिन के थ्रू मशीनों से या स्टेशन से कलेक्ट करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने छोटी सी रेड बिन दिखाई है, ये रेड बिन का साइज डिपेंड करेगा आपके प्रोडक्ट के साइज के ऊपर। जैसे यहाँ पे कुछ जो है फास्टनर वगैरह के कंपोनेंट बन रहे हैं तो छोटी रेड बिन हो गई। अब सवाल ये आएगा कितनी रेड बिन लगेंगी, जितने स्टेशंस हैं उतनी रेड बिन लगनी चाहिए। क्यों लगनी चाहिए, कि ऑपरेटर या जो उस पर काम कर रहा है उसको कैसे पता कि अगर कोई प्रोडक्ट रिजेक्ट हुआ है तो मुझे कहां डालना है। जो 5S के अंदर भी जो सेकंड एस आता है, प्लेस फॉर एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग ऑन इट्स प्लेस। अगर इसको हम पूरे प्लांट के अंदर अपना लें तो हमारी आधी समस्याएं वैसे ही समाप्त हो जाए। तो हमने प्लेस तो दे नहीं रखा रिजेक्शन का, तो वो क्या करता है, इधर उधर उसको घुसेड़ देता है, कभी नीचे जमीन पे डाल देता है, कभी कहीं छुपा के रख देता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, रेड बिन एनालिसिस अगर हमको शुरू करना है तो इंडिविजुअल मशीन्स के ऊपर हमें रेड बिन लगाने होंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि जितने भी रेड बिन के अंदर हमने मटेरियल रखे उसको हम एक सेंट्रलाइज रेड बिन के अंदर लेकर के आएंगे। सेंट्रलाइज रेड बिन का मतलब क्या है, कि एक बिग बिन है, ठीक है, या एरिया है, ठीक है, जहां पर हमने एक बिन लगा रखी है जिसके अंदर ये सारा का सारा जो रिजेक्शन है वो मूव होगा, ठीक है, मूव होगा। और क्या होगा, उसके बाद हम एक मीटिंग करेंगे, ठीक है, जो हम कहते हैं रेड बिन मीटिंग, ठीक। जो हमारी मीटिंग होगी वो क्या कहलाएगी, रेड बिन मीटिंग कहलाएगी। कौन करेगा, सीएफटी करेगा, ठीक है। जब मीटिंग होगी तो अटेंडेंट शीट का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली जरूरी चीज क्या है रेड बिन को चलाने के लिए, टाइमिंग। सबसे पहले तो टाइमिंग फिक्स करना जरूरी है। ये नहीं कि आज बाबूजी का मन है तो 2 बजे होगा, आज साहब का मन है तो 3 बजे होगा, आज 11 बजे का मन है तो 11 बजे होगा। तो हमें इसका टाइम फिक्स करना है कि अगर 11 बजे करना है तो 11 बजे करना है। कुछ कंपनियों में शिफ्ट एंड पे भी की जाती है कि अगर 2 या 3 शिफ्टें चलती हैं तो हर शिफ्ट एंड पे रेड बिन मीटिंग होती है, क्योंकि हर शिफ्ट का सुपरवाइजर अलग है, हर शिफ्ट का क्वालिटी वाला अलग है, हर शिफ्ट के ऑपरेटर अलग है, तो शिफ्ट एंड पे भी करते हैं लोग। तो अगर आपके यहाँ सिंगल या जनरल शिफ्ट चलती है तो दिन में एक बार तो करना मस्ट है। और जो बेस्ट डिजायरेबल टाइम है वो या तो शिफ्ट एंड पे हो कि सारी बिन्स से मटेरियल इकट्ठा हो, या अगले दिन सुबह में ही हो, ये ना हो कि अगले दिन शाम में हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, हम एक्शन ऑन रिपेयर और रीवर्क पर लेंगे, ठीक है। एक्शन का क्या मतलब है कि हमने ये सारा का सारा डेटा जो है रेड बिन शीट के अंदर रिकॉर्ड करना है, ठीक है।
रिकॉर्ड हमने सारा करना है कि किस मशीन से रिजेक्शन निकली, कितनी निकली, किस डिफेक्ट के कारण निकली, कौन ऑपरेटर था, ठीक है, कौन सुपरवाइजर था, ठीक है, कितने पीस हमारे जो है रिजेक्ट हुए। अब यहाँ पे जो डिसीजन होगा वो क्या होगा कि जो रिजेक्ट हुए हैं या डिफेक्टेड पीस निकले हैं उसमें से हमने स्क्रैप कितने करने हैं और कितने रीवर्क करने हैं, ठीक है। ये हमने रेड बिन मीटिंग के अंदर डिफाइन करना है, ठीक है। ये सारा इस तरीके से हमने रेड बिन को कंडक्ट करना है। उसके बाद क्या होगा, जो हमने रेड बिन मीटिंग करी उसका डेटा हमने कंपाइल किया। मान लो हमने मंथली बेस पे डेटा को कंपाइल किया और हमने निकाला कि मेरे टॉप 3 डिफेक्ट जो हैं वो ये हैं जो हर बार आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। तो उस पर हमने क्या करना है, टीम के साथ जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्या मतलब है, सब अपने अपने आइडियाज दे। वाई वाई एनालिसिस करना है कि भाई ये समस्या जो आ रही है वो क्यों आ रही है, और उस पर हमने करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन लेना है कि ये जो प्रॉब्लम्स है वो रिपीट ना हो। नहीं तो क्या है, रिजेक्शन तो डेली नोट करते रहो, मशीनों पे नोट होती है। तो रेड बिन का मतलब ये नहीं है कि हमने रिजेक्शन नोट करनी है। रेड बिन एनालिसिस का मतलब ये है कि रिजेक्शन को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये रिजेक्शन मीटिंग नहीं है, ये रेड बिन एनालिसिस मीटिंग है कि भैया जो हमारा रिजेक्शन या डिफेक्ट्स निकल के आ रहे हैं उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, वो सारा का सारा हमने इस मीटिंग के अंदर हमने डिफाइन करना है, ठीक है। अब आते हैं कि जो रेड बिन एरिया है वो आप कैसा बनाओगे। तो जैसे आप इस तरीके से भी रेड बिन मीटिंग का एरिया जो है बना सकते हो कि हमने वहाँ पर टेबल लगा दी, ठीक है। उसके अंदर जो ग्राफ्स वगैरह हैं जैसे ये लगे हुए हैं, वो मीटिंग की टाइमिंग क्या है, प्रोसेस फ्लो क्या चलेगा रिजेक्शन को कंट्रोल करने का, मंथली पैरेटो ग्राफ्स, मंथली ट्रेंड चार्ट्स, वो सारी चीज़ें हमने डिस्प्ले कर दी। और साथ ही साथ हम वहाँ पर डिफेक्ट गैलरी भी डिस्प्ले कर सकते हैं कि भाई ये जो मेरे पार्ट हैं इनके अंदर ये प्रकार के डिफेक्ट जो हैं आते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है आप रेड बिन एरिया बना सकते हो, ठीक है। और ये होना चाहिए फैक्ट्री के फ्रंट की तरफ। जो ज़्यादा समझदार लोग हैं, सो कॉल्ड सो इंटेलिजेंट पीपल, कि उनको तो बस कस्टमर ऑडिट की चिंता है। अरे सर, आगे अगर रेड बिन को रख दिया तो कस्टमर क्या कहेगा कि आपने रिजेक्शन आगे ही रख रखा है। वो इसलिए करते हैं क्योंकि रिजेक्शन इतनी निकलती है कि भैया उनकी नाक कट जाएगी अगर कस्टमर ने देख लिया। और दूसरा, रिजेक्शन निकल भी रही है तो किसी को कोई होश नहीं है कि उस पर एक्शन लिया जा सके। तो इसलिए क्या किया जाएगा, रेड बिन को उठा करके फैक्ट्री के पीछे कहीं कोने में लगा देंगे, ठीक है, कोने से एरिया में, ज़्यादातर स्क्रैप के पास। और वहाँ पर मीटिंग हो रही है नहीं हो रही है, रिजेक्शन जो है लॉक इन की में रखा है नहीं रखा है, किसी कोई लेना देना नहीं। जब कस्टमर ऑडिट होगी तो उसको उठा करके सारे को स्क्रैप कर देंगे और एक फ्रेश डेटा बना देंगे, बहुत ही बढ़िया साफ सुथरा सुंदर, जिसके अंदर लिखेंगे कि महीने में सिर्फ 4 पीस रिजेक्ट होते हैं। तो वो अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और मालिक को भी धोखा दे रहे हैं, और मालिक भी, अगर कंपनी ओनर भी इस चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं तो वो भी अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन है जो रेड बिन टेबल है या रेड बिन एनालिसिस है वो कंपनी के फ्रंट साइड पे हो। घुसते ही साइड में कहीं हम जगह बनाएं कि भैया अरे एक्सेप्ट करो ना, अगर रिजेक्शन निकल रही है, इसमें क्या रिजेक्शन आ गई घुसते ही, क्या है मतलब रिजेक्शन नहीं निकलती, रिजेक्शन के बिना पार्ट बन जाता है क्या, कस्टमर को नहीं पता, कस्टमर पागल है क्या। बात क्या है, हम चीजों को छुपाते हैं, लीपा पोती कर देते हैं, ठीक है। जैसे नीट पेपर लीक हुआ तो अब क्या होगा, एयरफोर्स लेकर के जाएगी किसको, पेपर्स को, ठीक है। एयरफोर्स पेपर को सुरक्षित पहुंचाएगी, लेकिन हम सिस्टम पे काम नहीं करेंगे कि भैया पेपर लीक ही ना, ठीक है। तो वही वाली कहानी है कि भैया रेड बिन को पीछे रख देंगे, पीछे छुपा करके, ठीक है, आगे नहीं रखेंगे क्योंकि हमारे बस की नहीं है रिजेक्शन कंट्रोल करना। हम इतने बड़े बड़े वहां पे महारथी लिखे हैं, प्रोडक्शन वाले, क्वालिटी वाले, लेकिन उनसे रिजेक्शन कंट्रोल नहीं हो रही, इसलिए उसको उठा के पीछे रख रहे। तो मेरा रिकमेंडेशन है या तो फैक्ट्री के सेंटर में लगाओ या बिल्कुल आप फ्रंट एरिया में, अगर आपके पास जगह है, प्लांट के अंदर घुसते ही जहाँ पे आपकी मॉर्निंग मीटिंग होती है वहीं पे आप रेड बिन मीटिंग भी कराओ। जैसे आप इस इमेज में देख रहे हो तो ये इनका रेड बिन मीटिंग एरिया भी है और मॉर्निंग मीटिंग एरिया भी है। तो इस तरीके से आपने रेड बिन को लेकर के चलना है।
अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, फॉर्मेट के अंदर क्या क्या चीजें रहेंगी। दोस्तों ये जो आप वीडियो देख रहे हो, हमारी एक सीरीज चल रही है 55 फॉर्मेट्स एंड सिस्टम, जिसके अंदर एक प्लांट को मेंटेन करने के लिए, खास तौर पे एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को मेंटेन करने के लिए ऐसे क्या सिस्टम्स हैं, ऐसे क्या फॉर्मेट हैं सिंपल, जिनको हम इम्प्लीमेंट करें तो हम एक सिस्टम अपनी फैक्ट्री के अंदर लगा सकते हैं कि हमारे पास सारा प्रोडक्शन का उसके अंदर रिकॉर्ड होगा, मेंटेनेंस का होगा, क्वालिटी का होगा, एनपीडी का होगा, स्टोर का होगा, परचेज का होगा। तो ये सीरीज के अंदर ये हमारी 40वीं वीडियो है। इससे पहले हम 39 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपके बहुत काम आएंगी। तो हमारी प्लेलिस्ट जो है फैक्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम, उस पर जाइए, वो अभी आप देख सकते हैं, या वीडियो को एंड होने के बाद आप वो वीडियो सारी देख सकते हैं। तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं हर डिपार्टमेंट को लेकर के क्लियर हो जाएंगे। अब इसका फॉर्मेट जो है वो हम समझ लेते हैं कि रेडमैन एनालिसिस का जो फॉर्मेट है वो कैसा होता है, कैसा दिखता है, उसको कैसे भरा जाता है। दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो फॉर्मेट आ चुका है। सबसे पहले तो है ये रेडमैन रिकॉर्डिंग शीट, ठीक है, और ये है अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट क्या है, इसमें हमने लोगों के नाम लिख दिए, उनका डिपार्टमेंट लिख दिया, ठीक है। हमने यहाँ पर जो है मीटिंग का टाइमिंग भी जो है हेडिंग के ऊपर लिख सकते हैं कि भाई जो मीटिंग की टाइमिंग है वो हमारी है क्या, मीटिंग टाइम 11 AM डेली, ठीक है, ये हमने यहाँ मेंशन कर दिया। अब जो लोग आएंगे उनकी यहाँ पर अटेंडेंस मार्क करनी है कि भैया ये इस दिन आए थे, ये नहीं आए थे, ये आए थे, ये आए थे, ये आए थे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक ट्रैक हमारे पास बनेगा कि पता चला ये किशन भाई साहब हैं, कहानी तो बहुत बढ़िया बनाते हैं, लेकिन महीने में आते ही 2 बार रेडविन मीटिंग में है, ठीक है। तो इसलिए इसको रिकॉर्ड करना जरूरी है। और इसको कहाँ पे लगा के रखो, रेडविन एरिया में ही लगा के रखो। सबसे पहले ये रेडविन अटेंडेंस ही हमने शाइन जो है, सिग्नेचर जो है वो करनी है। उसके बाद आ जाता है हमारा रेडविन की शीट, ठीक है। अब इसमें हम जो रिजेक्शंस निकल रही हैं डिफरेंट स्टेजेस से, चाहे वो मशीनिंग से निकल रही हो, चाहे वो असेंबली से निकल रही हो, चाहे वो वेंडर की रिजेक्शन हो, तो हमने उसका यहाँ पर रिकॉर्ड करना है, उसको एनालाइज करने के लिए डेटा फिल करना है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हमने 22 फरवरी को लिखा पाइप ऑफ डार्ट इम्पैक्ट टेस्टर, पाइप ऑफ डार्ट इम्पैक्ट टेस्टर, ठीक है। 2 पार्ट आए, ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी इसके अंदर, कैटेगरी ऑफ डिफेक्ट क्या है कि मटेरियल डिफेक्ट है, फैब्रिकेशन डिफेक्ट है, मशीनिंग डिफेक्ट है, ठीक है, प्लेटिंग डिफेक्ट है, किस डिपार्टमेंट से संबंधित है, मशीन शॉप है, फैब्रिकेशन शॉप है, किस मशीन पे हुआ, अच्छा ये प्रॉब्लम पहली बार आई है या न्यू है, ठीक है। उसके बाद इसमें कितने पीस हमारे जो है प्रोड्यूस हुए और उसमें से कितने रिजेक्ट हुए। जैसे 1 पीस बना, 1 का 1 रिजेक्ट हो गया, 5 पीस बना, 5 के 5 रिजेक्ट हो गए। ये भी हो सकता है कि ये 500 पीस बने और ये हमारे 100 पीस बने, कि 100 पीस बने, 100 में से 1 रिजेक्ट हुआ, 500 बने, 500 में से 5 रिजेक्ट हुए। इसकी कॉस्ट हो गई 1000 रुपए, इसकी हो गई 5500 रुपए, ठीक है। एक्शन उस पर हमने क्या लिया, ठीक है। उसके बाद में लॉन्ग टर्म प्रिवेंटिव एक्शन हमने क्या लिया, ये तो हो गया तुरंत क्या लिया कि भैया जो रिजेक्शन आई उसको तुरंत कंट्रोल हमने करने के लिए क्या लिया। फिर आ गया लॉन्ग टर्म प्रिवेंटिव एक्शन, हमने उस पर क्या एक्शन लिया कि प्रॉब्लम रिपीट ही ना हो, ठीक है। टारगेट डेट क्या हो गई उस प्रिवेंटिव एक्शन को लेने की, ठीक है। उसके बाद कौन करेगा, फिर हम जब रिव्यू करेंगे इसको डेली बेसिस पे, तो इसका क्या स्टेटस है कि ये डन हो गया या 10 दिन में हुआ, 5 दिन में हुआ, 2 दिन में हुआ, ठीक है। यहाँ पर सिग्नेचर आ गए, ठीक है। ये जो है किसने करना है, ये वाला काम फिटर ने करना है, ये वाला किसने करना है, असेंबली ने करना है, वेरीफाई किसने किया। तो इस तरीके से आप डेली बेसिस पे रेडविन के अंदर रिकॉर्ड करते जाओगे, ठीक है। इसका आप जो है एनालिसिस का डैशबोर्ड भी बना सकते हो, मैं भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, जिसके अंदर आप डिफेक्ट वाइज, मशीन वाइज, पार्ट वाइज जा सकते हो कि जब आपने उस पर एक्शन लेना हो तो आप आराम से एक्शन उस पर ले सको। तो जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है एक डैशबोर्ड आ गया रिजेक्शन एनालिसिस का, ठीक है, जिसके अंदर हमने सारा रेडविन का डेटा फीड किया हुआ है। तो हमने यहाँ से एक मंथ सेलेक्ट किया, मार्च। हम अगर चाहें कि भैया हमें जैन से मार्च तक का डेटा देखना है तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया कि जनवरी से मार्च तक क्या दिक्कत है, ठीक है।
लेकिन अभी हम क्या करते हैं, सिर्फ 1 महीने का डेटा जो है उसको एनालाइज कर लेते हैं, मार्च मंथ का। ठीक है, तो मार्च मंथ के अंदर हमने देखा कि असेंबली लाइन 1 से हमारे कितने पीस रिजेक्ट हुए, 6981 रिजेक्ट डिफेक्टेड। ठीक है, उसके अंदर वेंडर रिजेक्शन कितने पीसेस में आई, वेंडर यानी सप्लायर से 4138 पीस की, मोल्डिंग से कितनी आई 2148, और फैब्रिकेशन से कितनी आई 695। ये आ गए हमारे टॉप 30 डिफेक्ट्स कि कौन कौन से डिफेक्ट की वजह से ज़्यादा पीस रिजेक्ट हुए हैं। जैसे फिटमेंट इश्यू की वजह से, शॉर्ट मोल्डिंग की वजह से इतने पीस, जिंक इश्यू इतना, कोटिंग इश्यू इतना। ठीक है, फिर आ गया हमारा टॉप 30 प्रोडक्ट रिजेक्शन वाइज कि जो प्रोडक्ट है कौन से प्रोडक्ट में ज़्यादा रिजेक्शन आ रही है। जैसे ड्यूक पिन इसमें सबसे ज़्यादा आई, उसके बाद में जो है हमारी रिवेट के अंदर आई। फिर आ गया हमारा असेंबली वाइज। ठीक है, फिर आ गया हमारा मॉडल वाइज कि किस प्रोडक्ट में ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा रिजेक्शंस आ रही, और यहाँ आ गई रिजेक्शन समरी। और ये आ गया हमारा मंथ वाइज रिजेक्शंस जो हैं वो कैसे चल रही हैं, बढ़ रही हैं, घट रही हैं, क्या उसका चल रहा है। ये उल्टा है ग्राफ। ठीक है, कि नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, इस तरीके से आप देख सकते हो कि ट्रेंड घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो यहाँ पे घटा, फिर से हमारा ट्रेंड बढ़ गया। अब हमें एनालाइज करना है कि जो मोल्डिंग पे जो रिजेक्शंस निकली हैं वो क्या है। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया तो निकल के आ गया मोल्डिंग के अंदर जो है शॉर्ट मोल्डिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब जब शॉर्ट मोल्डिंग पे क्लिक किया तो हमें समझ में आएगा कि कौन से पार्ट के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो शॉर्ट मोल्डिंग है। ये निकल के आया मडगार्ड के अंदर। अब जब मडगार्ड पे क्लिक किया तो पता चला कि भैया जो फ्रंट व्हील असेंबली है ये, उसके अंदर जो मडगार्ड लगता है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पर आ गया हमारा प्रोडक्ट वाइज या एफजी वाइज, और ये आ गई उसकी डिटेल। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ, हमारा जो एनालिसिस है वो इतना ज़्यादा आसान हो गया कि हम आराम से इस पे एक्शन ले सकते हैं कि हमें पता है कि मोल्डिंग के अंदर हमें एक्शन लेना है तो वो किस पे लेना है, शॉर्ट मोल्डिंग में लेना है। और शॉर्ट मोल्डिंग पे भी किस पे लेना है, पहले हमने मड गार्ड के ऊपर लेना है। तो इस तरीके से जो है आप पूरे के पूरे रेड बिन को एनालाइज कर सकते हो और रिजेक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो इसका मतलब आपका इंटरेस्ट है कुछ नया सीखने में, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, और आप यहाँ तक आए हो तो कमेंट बॉक्स में यस या AYT इंडिया एकेडमी लिखना ना भूलें, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग हैं जो लास्ट तक भी वीडियो देखते हैं। ऐसा नहीं कि भैया बस सर्च मारा और थोड़ा बहुत देख के काम खत्म। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। क्योंकि लोग जो है रील देखने में मस्त हैं, उनको नहीं पता कि क्या चैलेंजेस अभी चल रहे हैं स्किल से रिलेटेड जब AI आ चुका है। अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम ऑब्सलीट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए अपनी जो स्किल्स हैं, चाहे वो हमारी प्रोफेशनल स्किल्स हो, चाहे वो हमारी कंप्यूटर स्किल्स हो, वो हमारी AI की स्किल्स हो, या जो हमारे ये क्वालिटी टूल्स हैं जैसे रेडविन हमने आज सीखा, तो उसको इम्प्रूव करना ज़रूरी है। इसी के साथ समाप्त करेंगे वीडियो को। धन्यवाद।